हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारी ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा बौद्धकालीन शिक्षा या फिर बुद्धा पीरियड एजुकेशन सिस्टम। इस टॉपिक को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा या फिर आपने देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं, चाहे लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा ही जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और आज हम इस क्लास में इसी टॉपिक को कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का उदय कैसे हुआ देख लीजिए। तो बौद्धकालीन शिक्षा का उदय हुआ है बौद्ध धर्म दर्शन से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना। तो अगर ये पूछा जाए वेरी शॉर्ट में कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य को लिखिए, तो यहाँ पर आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का जो उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं निर्वाण की प्राप्ति करना है। और गौड़ उद्देश्य इसका बात की जाए तो क्या है? तो नैतिक चरित्र का निर्माण करना। जो भी शिष्य वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए जाएंगे, जो भी विद्यार्थी, तो उनका नैतिक चरित्र का विकास हो सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करना भी इनका उद्देश्य था, और व्यक्तित्व का विकास करना और जीवन के लिए तैयार रहना। तो ये सारे गौड़ उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य, ये आपने इसके उद्देश्य जान लिया बौद्धकालीन शिक्षा के। देखिए, बौद्ध काल में बालक की औपचारिक शिक्षा जो है वो प्रवज्जा संस्कार से आरंभ होती थी। अब ये प्रवज्जा संस्कार क्या है, यहाँ पर बात आएगी। तो प्रवज्जा संस्कार, औपचारिक का मतलब फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो तब स्टार्ट होती थी जब बच्चे का प्रवज्जा संस्कार हो जाता था। जैसे कि आपने वैदिक काल शिक्षा में देखा था, तो वहाँ पर उपनयन संस्कार जब हो जाता था तब बच्चों को शिक्षा आरंभ की जाती थी। तो उसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी था। प्रवज्जा संस्कार के बाद बच्चे की जो फॉर्मल एजुकेशन है वह स्टार्ट होती थी। अब देखिए, प्रवज्जा का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रवज्जा संस्कार तो हो जाएगा, लेकिन आपको इसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो प्रवज्जा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है बाहर जाना। यानी कि जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वह बाहर जाएगा अपने गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसी को हम कहते हैं प्रवज्जा संस्कार। यानी कि बच्चे का बाहर जाना, अपने गुरु के पास जाकर शिक्षा को ग्रहण करना, और तभी एक संस्कार किया जाता था घर में, प्रवज्जा संस्कार। अब आगे देखिएगा, प्रवज्जा संस्कार कब होता था, किस उम्र में होता था? तो जब बच्चा 8 वर्ष की आयु में रहता था तब ये संस्कार होता था। और प्रवज्जा संस्कार जब बालक का हो जाता तब उसे सामनेर कहा जाता था। यानी कि वो बच्चा अब क्या है? सामनेर है। वह बालक सामनेर कहलाता था और उसे मठ में ही रहना पड़ता। उसका प्रवज्जा संस्कार हो गया है तो वो कहाँ रहेगा? वो मठ में रहेगा, अपने गुरुओं के पास। प्रवज्जा संस्कार के समय बालक से बौद्ध त्रयी अथवा सरल त्रयी का उच्चारण कराया जाता। 3 ये उच्चारण होते थे: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 वाक्य बुलवाए जाते थे, तब जाकर के प्रवज्जा संस्कार को पूर्ण माना जाता था। और भी चीज़ें हैं, आगे देखिएगा। जैसे कि सामनेर जो बालक है, यानी कि प्रवज्जा संस्कार उसका हो चुका है। आपने देखा कि जिस बच्चे का प्रवज्जा संस्कार हो जाता है उसे सामनेर कहकर पुकारा जाता है। तो सामनेर बालक से 10 शिक्षा पदानी का वचन लिया जाता है। यानी कि 10 वचन उससे बुलवाए जाते थे, जैसे कि अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सदा सत्य बोलना, सादा आहार करना यानी कि सादा भोजन करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, निंदा ना करना, किसी की चुगली ना करना, श्रृंगार ना करना। देखिए, श्रृंगार यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। ये श्रृंगार जो है ये गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार ना करना भी, यह भी उसको शिक्षा दी जाती थी, वचन दिलवाया जाता था कि किसी भी प्रकार का, भाई जो क्रीम पाउडर लगाते हैं लोग आजकल, वो सब ना लगाएं। नृत्य आदि को ना देखना, नृत्य करने की तो बात दूर ही है, नृत्य देखना भी उनको मना था। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण ना करना, यानी कि जो भी चीज़ आपको ना दी जाए उसे आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यह वचन उन्हें दिलाया जाता। और साथ ही सोने चांदी या बहुमूल्य धातुओं का दान ना लेना। अगर कोई आपको सोने चांदी का दान दे रहा है, भिक्षाटन की प्रक्रिया थी,
तो सोने चांदी का दान लेना जो है उनको वर्जित किया गया था कि आप कोई धातुओं का दान नहीं ले सकते हैं, और अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसे तो बिल्कुल ले ही नहीं सकते, यानी कि चोरी नहीं कर सकते हैं, ये आप मान सकते हैं। तो प्रवज्जा संस्कार के बाद प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हो जाती उनकी, जो कि 12 वर्षों तक चलती थी। कब प्रवज्जा संस्कार जब हो जाता तब उनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती थी, और ये प्रवज्जा संस्कार कब होता था? 8 वर्ष का जब बालक होता था। 20 वर्ष की आयु में बालक का उपसंपदा संस्कार होता था, यानी कि जब 12 वर्षों तक ये शिक्षा चलेगी प्रवज्जा संस्कार के बाद, यहाँ पर आपने देखा तो 12 वर्षों के बाद जब 20 वर्ष का बालक हो जाता था तब जाकर के उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, तब उसका उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार क्या है? यह जो संस्कार है वह उच्च शिक्षा आरंभ होती थी उपसंपदा संस्कार के बाद, और प्रवज्जा संस्कार के बाद प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती थी। यह शिक्षा कब तक चलती थी? तो यह शिक्षा चलती थी 10 वर्षों तक। बौद्ध काल में गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे? तो बहुत ही मधुर संबंध होते थे, अच्छे संबंध होते थे, और नैतिकता से पूर्ण होते थे, पिता पुत्र के समान संबंध होते थे। ऐसा नहीं कि भाई कि मतलब उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं शिष्य अपने गुरु को, या फिर गुरु डांट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। जब जहाँ डांटना होता था तो शिष्य गुरु डांटते थे अपने शिष्य को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यवहार है वो पिता पुत्र के समान होता था, मधुर संबंध होते थे आपस में। बौद्ध काल में व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भ्रमण और शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती थी, यानी कि उन्हें चीज़ों को सिखाए जाने के लिए प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्या के माध्यम से सिखाते थे। गुरु भ्रमण करके कई सारी चीज़ें देख करके सिखाते थे। तो इस तरीके की विधियां अपनाई जाती थी। बौद्ध काल में शिक्षा को 2 भागों में बटी थी, जैसे कि आपने देखा प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा कब होती थी? उपसंपदा संस्कार के बाद, और प्रारंभिक शिक्षा कब आरंभ होती थी? प्रवज्जा संस्कार के बाद। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना और गणित, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। बाकी उच्च शिक्षा के अंतर्गत धर्म की शिक्षा, दर्शन, इतिहास, भाषा, साहित्य, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्पकला, चित्रकला और सैनिक शिक्षा, ये सारी शिक्षा उच्च शिक्षा दी जाती थी जब उसकी उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? तो बौद्ध मठों में और बौद्ध विहारों में शिक्षा उनकी दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जिसमें से तक्षशिला विद्यालय और नालंदा, विक्रमशिला, ये सारे प्रमुख शिक्षा संस्थान थे आप कह सकते हैं। तो इसमें उच्च शिक्षा उन्हें दी जाती थी। बौद्ध काल में महिला जो है शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, यानी कि महिलाओं को शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। अब देखिएगा बौद्धकालीन शिक्षा के गुण कौन कौन से हैं और इनकी कमियां कौन कौन सी हैं। तो गुण की बात की जाए तो छात्र और अध्यापक का एक सरल जीवन होता था, शांति और अहिंसा का अनुसरण करते थे, जनमान्य प्राकृत और पाली की भाषा का समावेश था। कमियों के बारे में देखें तो धार्मिक विचारों का अधिक समावेश था, यानी कि धर्म की शिक्षा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी, महिला शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी कि महिलाओं को ज़्यादातर शिक्षा नहीं देना है। बौद्ध विहारों का भ्रष्ट वातावरण था आप कह लीजिए। तो इस तरीके की कुछ कमियां वहाँ पर होती थी। और अगर गुणों के बारे में बात करें तो गुण तो बहुत सारे थे, जैसे कि चरित्र निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, तो ये सारे गुण वहाँ पर थे। तो ये गुण और यहाँ पर आपने दोषों को भी देख लिया है। तो इस तरीके से बौद्धकालीन शिक्षा को हमने क्या किया, समराइज़ कर दिया। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो चीज़ें आपकी किताबों में लिखी हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से आप लिख पाएँ। अगर जितना मैंने यहाँ पर आपको दिया है कंटेंट, इस तरीके से भी अगर आप लिख सकते हैं, बस क्या होगा कि आपको हेडिंग डालना होगा। आप हेडिंग डाल करके चीज़ों को लिखेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से मार्क्स का आपको अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और साथ ही बुक में आपका बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, बहुत बढ़ा चढ़ा के एक क्वेश्चन जो है 5-6 पेजों में दिया होगा। तो मैं अगर उतना लिख देती तो वीडियो आपकी लॉन्ग हो जाती और शायद आपको बोर भी लगता है। तो इस तरीके से बहुत ही समराइज़ करके मैंने यहाँ पर लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो
वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।